हेलो एवरीवन, सीटेट और यूपीटेट 2026 में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे गेस करने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले सालों के एनालिसिस से एग्जैक्ट रिपीट होने वाले कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं जो इस बार भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए सीटेट और यूपीटेट से रिलेटेड टॉप 100 कॉन्सेप्ट सीडीपी के डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज का पार्ट 4 है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो बाकी के तीनों पार्ट को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे जाके, और बाकी कंटिन्यू इस सीरीज को रखेंगे। तो चलिए सीधा कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिस्ग्राफिया के बारे में। डिस्ग्राफिया क्या है? बेसिकली राइटिंग डिफिकल्टी, यानी कॉन्सेप्ट का स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू द राइटिंग स्किल। क्या होता है कि लेखन कौशल से संबंधित एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता होती है जिसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। डिस्ग्राफिया मतलब ग्राफिया, ग्राफिया यानी ग्राफ, ग्राफ का मतलब समझ सकते हैं कि ग्राफिया इसका मतलब होता है राइटिंग डिफिकल्टीज। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इट्स इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग लेटर्स, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज ऑन पेपर एंड पुअर हैंड राइटिंग शामिल होती है। यानी कि इसमें अक्षर बनाने, कागज़ पर विचारों को व्यवस्थित करने व खराब लिखावट की समस्या शामिल होती है। यानी क्या होता है कि बच्चा खुद ही क्या लिखा हुआ वो समझ नहीं पाता है, इसी को डिस्ग्राफिया बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? राइटिंग लेटर इनकंसिस्टेंट साइज और लिविंग आउट लेटर इन द वर्ड्स, यानी अक्षरों को अलग अलग आकार में लिखना। यानी बच्चा एक अक्षर को मान लो ए को ऐसे लिख रहा है तो दूसरे बी को ऐसे लिख देगा एकदम बड़ा सा। इस टाइप से कुछ इस टाइप से एक्टिविटी करेगा बच्चा, जिसको डिस्ग्राफिया होगा। वो समझ ही नहीं पाता, उसका दिमाग का कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पाता है कि सारे लेटर अगर एक साइज में लिखना तो उसको इसी प्रकार से ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ग्राफिया। एक लाइन में बताऊँ मैं इसको, तो डिस्ग्राफिया क्या है? राइटिंग डिफिकल्टी, यानी बच्चा क्या लिख रहा है कि उसको खुद ही नहीं पढ़ सकता, उसी को डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। चलिए इसका विजुअलाइजेशन वाला एक तरीका है, मैंने निकाला है। तो ये देखिए एक एग्जांपल के थ्रू बच्चा ऐसा लिख देगा कि वो खुद ही नहीं समझ पाएगा। डिस्ग्राफिया इज अ स्पेसिफिक लर्निंग चैलेंज रिलेटेड टू द पुअर हैंड राइटिंग एंड राइटिंग स्किल। यानी क्या होता है? खराब लिखावट और लेखन के कौशल संबंधी एक विशिष्ट सीखने की चुनौती है जिसे डिस्ग्राफिया बोलते हैं। यानी बच्चा ऐसा क्या लिख रहा है खुद ही नहीं समझ सकता। ऐसे जो मैंने पुराने कॉन्सेप्ट ADHD को बताऊं, लैक ऑफ अटेंशन एंड कंबाइंड विद द हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिवनेस, यानी ये ध्यान की कमी के कारण अति सक्रियता एवं अविज्ञानशीलता का विकार होता है। ठीक, डिसलेक्सिया क्या है? जो डिसलेक्सिया हमने पढ़ाया था, लर्निंग डिसेबिलिटी विद नेगेटिवली अफेक्टेड रीडिंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी सीखने की एक अक्षमता जो पढ़ने व भाषा से के प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसी को डिसलेक्सिया बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो आप समझ लीजिए कि सीटेट और यूपीटेट के एग्जाम में आएगा। अब डिस्कैलकुलिया का कॉज ऑफ स्टूडेंट फेस एक्सट्रीम चैलेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग नंबर एंड बेसिक मैथ ऑपरेटर, यानी वो बेसिक मैथ ऑपरेशन में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी। डिस्कैलकुलिया क्या है? अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट द मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट्स, एक सीखने की अक्षमता जो गणितीय गणनाओं और अवधारणाओं को प्रभावित करती है, इसी को डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट और यूपीटेट में आता है, डिस्कैलकुलिया क्या है, और सीधे आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा। स्टूडेंट फेस चैलेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, पैटर्न्स एंड बेसिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। ये सब कुछ इन छोटी छोटी मतलब यानी छात्र संख्याओं, पैटर्नों व जोड़ घटाव जैसी बुनियादी क्रियाओं को समझने का सामना करना पड़ता है, इसी को डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? ट्रबल इन टेलिंग टाइम्स एंड काउंटिंग मनी, यानी समय बताने या पैसा गिनने में भी परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन, टाइम अगर आपको बताना है तब भी कैलकुलेशन चाहिए, अगर पैसे को गिनना है तब भी आपको कैलकुलेशन चाहिए। तो डिस्कैलकुलिया यही है। इस आसान भाषा में बताऊँ तो डिस्कैलकुलिया क्या है? फेसिंग डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन, मतलब बेसिक सी बात समझ लीजिए, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम, उसी को डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान क्या होता है? कॉन्सेप्ट थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी स्वयं की सोच व सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचना। यानी मान लीजिए मैंने कोई काम किया, तो अब उस काम के बारे में अगर मैं सोच रहा हूँ तो थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान होता है। ठीक है, इट्स इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस, यानी ये खुद के बारे में आत्म जागरूकता करता है, मॉनिटरिंग करते हैं, रेगुलेटिंग वन ओन कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, आत्म जागरूकता, निगरानी और अपनी संज्ञानात्मक रणनीतियों को नियंत्रित करना शामिल होता है, इसी को मेटाकॉग्निशन कहते हैं। थिंकिंग अबाउट वन ओन थिंकिंग्स एंड लर्निंग प्रोसेस, अपने स्वयं की सोच और सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में सोचना ही मेटाकॉग्निशन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल का स्टूडेंट रियलाइजिंग दैट दे नीड डिफरेंट स्टडी मेथड टू पास द टेस्ट, छात्र महसूस करता है कि परीक्षा पास करने के लिए उसे अलग अध्ययन पद्धतियों की आवश्यकता होती है। यानी क्या होता है
एक स्टूडेंट कोई छात्र है जो कि महसूस करता है कि उसको एग्ज़ाम या टेस्ट को पास करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी मेथड्स का उपयोग करना चाहिए, जिससे वह इस टेस्ट को या जो टेस्ट देने वाला है उसको पास कर सकता है। इसी को मेटाकॉग्निशन कहते हैं। थिंकिंग अबाउट वन ओन थिंकिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम, जो कि 16 नंबर का है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। यानी क्या होता है? असेसमेंट कंडक्ट ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, यानी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। यानी अ प्राइमरी गोल इज टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक टू द बोथ टीचर एंड द स्टूडेंट इम्प्रूविंग लर्निंग। कि रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट का होता है सीखने के, जैसे ही कोई मान लीजिए मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो जब आप उसका रिप्लाई कर देंगे मुझे एग्जैक्टली कि हाँ ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, मैं भी सेटिस्फाइड हो जाऊंगा और आप भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आपको ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पता लग गया कि आपने क्या पढ़ा है। तो इसी को फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। लर्निंग इट्स प्राइमरी गोल टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक, यानी कंटिन्यूअस फीडबैक बोथ टीचर एंड द स्टूडेंट टू इम्प्रूव लर्निंग। इसका मुख्य लक्ष्य सीखने के सुधार के लिए शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा नियंत्रित फीडबैक का प्रदान करना होता है। एग्जाम्पल क्या है? क्विजेज, यानी जो क्विज किए जाते हैं, ओरल क्वेश्चंस, जैसे जो बच्चों से क्लासरूम के अंदर ओरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ बच्चों इसका क्या मतलब है, तो बच्चा तुरंत रिप्लाई देता है, उसको ओरल क्वेश्चंस बोलते हैं और इसी को फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर में आता है। उसके बाद क्लास डिस्कशन ड्यूरिंग द लेसन, यानी क्या होता है? मौखिक प्रश्न और कक्षा में चर्चा, यानी कक्षा में जो चर्चा करा जाता है उसी को फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। यानी कुल मिला के FA क्या होता है? FA इज इक्वल टू कंटिन्यूअस फीडबैक ड्यूरिंग, यानी जब एक टीचर कोई लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है या कोई क्लासरूम में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, उसके दौरान जो कुछ भी वो फीडबैक लिया जाएगा बाय टीचर, और यानी क्या प्राइमरी गोल इसका ये है कि कंटिन्यूअस फीडबैक। आप समझ लीजिए कि जो असेसमेंट ड्यूरिंग द क्लासरूम हो जाता है उसी को समझिए ड्यूरिंग, इसी को इस लाइन को याद रखिए, कंडक्ट ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, या फिर आप ये समझ लीजिए सिंपली कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि असेसमेंट कंडक्ट ड्यूरिंग द क्लासरूम, यानी मान लीजिए कोई क्लास चल रही है उसके अंदर जो असेसमेंट किया जाएगा उसी को फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो कि है समेटिव असेसमेंट, यानी क्या? योगात्मक आकलन। असेसमेंट कंडक्ट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल यूनिट और टर्म, यानी क्या होता है? एक शिक्षण इकाई सत्र के अंत में किया जाना आकलन। यानी इसका एक प्राइम एग्जांपल क्या है? छमाही एग्जाम जो होता है और सालाना एग्जाम जो होता है उसी को हम समेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। यानी ऐसे जो होता है समेटिव असेसमेंट, कोई मान लीजिए कोई यूनिट खत्म हुई, चैप्टर की कोई यूनिट खत्म हो गई, उसके एंड में जो एग्जाम या आकलन किया जाता है, आकलन लिया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, उसी को समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। इट यूज्ड टू इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग, स्किल एक्विजिशन एंड एकेडमिक अचीवमेंट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड। ठीक है, इसका उपयोग मानक के विरुद्ध छात्र के सीखने, कौशल प्राप्ति व शिक्षण उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसी को समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। यानी बेसिकली क्या है कि समेटिव असेसमेंट क्या है कि जब भी आपका कोई यूनिट या टर्म खत्म हो जाती है, छमाही एग्जाम या फिर जो ईयरली एग्जाम खत्म होता है, उसको जो इंस्ट्रक्शन किया था उसी को समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के फाइनल एग्जाम, टर्म एंड प्रोजेक्ट या फिर बोर्ड एग्जाम, इन्हीं को हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। आप सीधे समझ लीजिए जो बोर्ड एग्जाम हमारा होता है उसी को समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट किसे बोलते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट पे है ड्यूरिंग द लेक्चर, यानी जो लेक्चर के दौरान किया जाएगा और लेक्चर के दौरान जो फीडबैक टीचर के द्वारा लिया जाता है उसी को फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और ये समेटिव असेसमेंट क्या हो गया? बोर्ड एग्जाम। सिंपल एग्जांपल है कि बोर्ड एग्जाम, एंड ऑफ टर्म एंड प्रोजेक्ट या फिर फाइनल एग्जाम जो भी किया है उसी को समेटिव असेसमेंट बोलते हैं।